गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस करंट अफेयर के लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे। इतने टॉपिक्स के ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। जैसे कि वी ऑल नो कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सी बार बहुत से प्लेयर्स के सामने वाली चीज आती है कि वो लोग डोपिंग टेस्ट के अंदर वहां पे फेल होते हैं। सो उसके रिगार्डिंग वहां पे करनी है कुछ बातें डोपिंग टेस्ट के ऊपर। देन आफ्टर कुछ बातें करेंगे 23/23 इनिशिएटिव जो रिसेंटली वहां पे हुआ है स्टार्ट। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल के ऊपर कुछ बातें चलेगी। पायलट वेल के ऊपर कुछ बातें वहां पे है। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज अबाउट सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव। तो क्या है वो इनिशिएटिव जो ट्रांस बाउंड्री जो माइग्रेशन होता है उसके रिगार्डिंग वहां पे बातें है। तो उसके ऊपर भी कुछ करेंगे वहां पे बातें। चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज अबाउट इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो देखिए क्या है और करंट में क्यों है, रिसेंटली कंटेक्स्ट में क्यों है। तो इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड एज वाइस चेयरपर्सन of the Bureau of Asia Pacific Group 4 at the 10th session of Conference of Parties to the UNESCO International Convention Against Doping in Sport। भारत जो है वो वापस एक बार वाइस चेयरपर्सन बना है किसका, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग के बारे में जो बातें है। वहां पे एक ब्यूरो है जिसको बोला जाता है ब्यूरो फॉर एशिया पैसिफिक ग्रुप 4, उसका वापस एक बार भारत बना है वाइस चेयरपर्सन। रिसेंटली ये वाली जो मीटिंग वहां पे हुई थी दैट वाज इन पेरिस, जो इस कन्वेंशन की 20th एनिवर्सरी को वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए था। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली एक कन्वेंशन है क्या, किसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातें है। इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो बेसिकली किसके अंडर में काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है इट इज अंडर यूनेस्को। और यूनेस्को के अंडर में काम करने वाली एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, और जहां पे स्टेट जो है वो कमिट करते हैं टू अडॉप्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल मेजर्स टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, इंश्योरिंग फेयर एंड एथिकल कंपटीशन। हर एक कंट्री जो है वो वहां पे कमिट करता है कि हम उतने स्टेप्स यहां पे करेंगे एडॉप्ट जिससे हम डोपिंग को वहां पे प्रिवेंट और एलिमिनेट कर सके, और साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर एक फेयर और एथिकल कंपटीशन को वहां पे इंश्योर करे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, दैट वाज इन 2005। और इस वो एग्जैक्टली वहां पे इंप्लीमेंटेशन में कब आया था, इट वाज इन 2007। और आज देखा जाए तो 192 स्टेट पार्टीज आर देयर, मेकिंग इट यूनेस्को सेकेंड मोस्ट रेटिफाइड ट्रीटी। सो 192 कंट्रीज ने इसको वहां पे रेटिफाई किया है। मेन उसका एम क्या होगा, तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। एंटी डोपिंग लॉज जो है और स्टैंडर्ड्स है वर्ल्ड वाइड उसको हार्मोनाइज करना, और साथ साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पे इंश्योर करना फॉर एथलीट्स। वहां पे इंटीग्रिटी को प्रमोट करो, एथिक्स को प्रमोट करो, हेल्थ को प्रमोट किया जाए। और वहां पे जितने भी ये ड्रग यूज के बारे में या फिर ड्रग्स को लेने के बाद जो भी परफॉर्मेंस वगैरह वहां पे होती है, तो उन सबके ऊपर वहां पे उसको कर्व करने की यहाँ पे बातें है। बाय कर्बिंग द परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग यूजेज। की फीचर्स क्या है, एक तो लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे है। इट मैंडेट्स स्टेट्स टू अलाइन नेशनल एंटी डोपिंग मेजर्स विथ वाडास कोड। जितने भी यहाँ पे स्टेट्स वगैरह है उन सबको यहाँ पे अलाइन होना पड़ेगा। एक ग्लोबल कोऑपरेशन बोल सकते हैं। और साथ साथ अगर उसके फंडिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, इट हैज आल्सो एस्टैब्लिश द एंटी डोपिंग फंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। एथिकल ओवरसाइट की अगर हम बात करें तो रिव्यूज इमर्जिंग इश्यूज लाइक जेन डोपिंग हो गया, ट्रेडिशनल फार्मा कोपोगिया वगैरह वगैरह जो होता है, तो फार्माकोपिया को भी वहां पे इन सबको वहां पे प्रिवेंट करने की बात है टू प्रिजर्व दी स्पोर्ट्स वैल्यूज। और वो एक चीज बहुत क्लियर है कि जब भी कोई एथलीट ऐसे किसी ड्रग्स का यूज कर रहा है जिससे उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एनहांस हो जा रहा है और कंपटीशन को अगर वहां पे इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसी चीजों को वहां पे अलाउ नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस डोपिंग टेस्ट।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड दैट इज अबाउट 23 इनिशिएटिव। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि रिसेंटली फ्रॉम 3rd of November 2025 PD Gurukul, that is the best institute in Gujarat for civil service preparation, की ऑल ब्रांचेस, उसकी हर एक ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा के अंदर हमने नई बैचेस की कर दी है शुरुआत फॉर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1 to एग्जामिनेशन इन ऑल 3 मीडियम्स, दैट इज इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी। तो अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं करवाया है तो अभी भी उसकी स्कीम्स वहां पे, उसकी ऑफर्स जो है वो वहां पे चालू है। यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन द फीस। तो अभी तक अगर आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। वहां पे कांटेक्ट करने के बाद आपको हमारे स्टाफ मेंबर से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग द न्यू बैचेस, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लेवल ऑफ प्रिपरेशन वहां पे कैसी रहेगी, वीकली टेस्ट किस तरीके से वहां पे कंडक्ट की जाती है, मॉक टेस्ट कैसे होती है, 1-to-1 मेंटरशिप आपको कैसे मिल जाती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक एनहांस्ड प्रिपरेशन वहां पे करने के लिए आज ही पीडी गुरुकुल को वहां पे कांटेक्ट करें and you will get the perfect information regarding the civil service examination which is conducted by UPSC as well as GPSC class 1 राइट। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट इनिशिएटिव की। और एक और चीज भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल आपको मिल जाएगी। You can join that channel to download this PDF which is available in both the languages, that is English as well as Gujarati. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium, you can also download this PDF and you can get all the information regarding your prelims as well as your mains. तो यहाँ से जो आपको information जो provide होती है वो आपके prelims और mains दोनों के लिए important है, राइट। तो आपको अलग से उसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज अ परफेक्ट नोट्स फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट 23 इनिशिएटिव। क्या है ये कैंपेन? तो रिसेंटली हमने वहां पे इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे को सेलिब्रेट भी वहां पे किया है और साथ साथ 23 कैंपेन को वहां पे शुरू किया है। अब क्या है एग्जैक्टली ये, द गवर्नमेंट ऑल्सो, इसके साथ गवर्नमेंट ने और भी एक चीज वहां पे लॉन्च की है, स्नो लेपर्ड सेंसस, रिकॉर्डिंग 718 इंडिविजुअल्स अक्रॉस द इंडियन हिमालयास। तो गवर्नमेंट ने वहां पे एक सेंसस भी वहां पे करवाया था स्नो लेपर्ड की रिगार्डिंग, और उसका जो रिजल्ट आया है तो वो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है कि भैया 718 के आसपास स्नो लेपर्ड्स हमें मिले हैं इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर। तो दो चीजें यहाँ पे मेन है, एक तो ये वाला कैंपेन और दूसरा यहाँ पे है स्नो लेपर्ड का एक सेंसस। पहले तो कैंपेन क्या है, 23 इनिशिएटिव क्या है? अब वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस कैंपेन जिसको लॉन्च किया है MOEFCC ने, इसके लिए टू एंगेज सिटीजन्स इन स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन थ्रू कम्युनिटी ड्रिवन पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी ड्रिवन पार्टिसिपेशन के थ्रू स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने का एक प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सिटीजन्स, वहां पे उसको लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और उसका मेन एम क्या रहेगा, दैट इज टू रेज द अवेयरनेस अबाउट स्नो लेपर्ड हैबिटाट्स एंड देयर कंजर्वेशन चैलेंजेस। स्नो लेपर्ड के हैबिटाट मतलब उनका जो निवास है और उनके कंजर्वेशन के सामने जो चैलेंजेस है उसके रिगार्डिंग लोगों को यहाँ पे अवेयर करना है। साथ में इंडिया की जो हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम है वहां पे हमें पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको वहां पे और इंस्पायर करना है ताकि इस हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम को वहां पे और बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके अंडर दिस ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम दैट इज नोन एज GSLEP। और रिसेंटली जो वहां पे सेंसस हुआ है उसकी की फाइंडिंग्स क्या है, तो लगभग 718 के आसपास स्नो लेपर्ड्स यहाँ पे हमको मिले हैं जो हमारे हिमालयन लैंडस्केप के अंदर वहां पे पाए जाते हैं, मार्किंग द फर्स्ट ऑफिशियल नेशन वाइड एस्टिमेट। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो 477 स्नो लेपर्ड्स मिले हैं लद्दाख के अंदर, 51 है हिमाचल के अंदर, 71 है उत्तराखंड के अंदर, 61 इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एंड 58 इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूडिंग लद्दाख।
कोलैबोरेटिंग एजेंसी क्या है, तो एक तो अपनी MOFCC जिसने इन सबको वहां पे शुरू किया, उसके साथ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया, दैट इज WWF इंडिया, साथ में स्नो लेपर्ड ट्रस्ट, लोकल कम्युनिटीज अंडर द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो इन सब की मदद से वहां पे फाइनली वाला सेंसस हो चुका है। पहले तो ये भी जानना पड़ेगा कि भैया स्नो लेपर्ड एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। A medium-sized big cat species which is native to high altitude mountain ranges of Central and South Asia. सेंट्रल और साउथ एशिया की बहुत ही ज्यादा ऊंचाई वाले जो माउंटेन रेंजेस है वहां के नेटिव है एक मीडियम साइज बिग कैट स्पीसीज बोल सकते हैं, known for its elusive behavior as well as crucial ecological role as a keystone species. हिमालयन इकोसिस्टम की एक कीस्टोन स्पीसीज इसको माना जाता है, और उसका अगर हम साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, इट इज पेंथेरा यूंसिया, और IUCN स्टेटस उसका है वल्नरेबल। हैबिटाट की अगर हम बात करें तो लगभग 12 देशों में पाए जाते हैं, जो सेंट्रल और सेंट्रल एशियन के आसपास की जो कंट्रीज है, इंडिया, नेपाल, चाइना, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उसके आसपास ये पूरा मिलता है। लगभग 3000 से लेके 5000 मीटर की हाइट पे, जहां पे कोल्ड, एरिड एंड रॉकी टेराइन्स आपको मिलते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो हिमालयन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये सब पाए जाते हैं। तो लद्दाख हो गया, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो वहां पे आपको स्नो लेपर्ड्स वहां पे मिलते हैं। और उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसकी हाइट लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास, लेंथ है 100 से लेके 130 के आसपास, और वेट चलता है 35 से लेके 55 केजी के आसपास। और एक स्मोकी ग्रे वाला उसका फर होता है, जहां पे डार्क रोजेट्स होते हैं। एक्सीलेंट कैमोफ्लेज मिलता है अगेंस्ट द रॉकी स्लोप्स, क्योंकि उसका जो कलर है वो उसके साथ वहां पे आराम से वहां पे मर्ज हो जाता है। एक साइलेंट प्रेडेटर बोल सकते हैं। बाकी सब जो बिग कैट्स है उनके कंपैरिजन में स्नो लेपर्ड्स रोर वगैरह नहीं करते, इसीलिए उसको साइलेंट प्रेडेटर बोला जाता है। एंड इट ब्रीड्स एवरी 2 years, गिविंग बर्थ टू 1 to 2 cubs at a time, making population recovery very slow. Known as the ghost of the mountains due to its stealth and rarity. एक तो बहुत रेयर केस में मिलते हैं, और जहां पे भी मिलते हैं उसके बाद वो कैमोफ्लेज की वजह से पूरी स्टेल्थ फैसिलिटीज उसके पास है, खुद को गायब कर लेते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ स्नो लेपर्ड विच इज फाउंड इन द सेंट्रल एशियन जोन। चले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2025। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल को वहां पे लॉन्च किया है नई दिल्ली के अंदर, जो 1 नवंबर से हुआ है इफेक्टिव। और ये किसके लिए वहां पे बनाया गया है, दैट इज टू सिंप्लीफाई, यस, किसके लिए इसको यहां पे बनाया गया है, दैट इज टू सिंप्लीफाई द रेवेन्यू प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर्स विच इज वर्थ नियरली 1 लाख करोड़ रुपीज एनुअली। देखिए, गवर्नमेंट के अंदर जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट होता है उसकी प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया मैनुअल वहां पे डिसाइड हुआ है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे क्लियर किए गए हैं, जो लगभग हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की प्रोक्यूरमेंट वहां पे चलाता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ बिग अमाउंट फ्रॉम द बजट। और बजट जो हमारा नॉर्मली 48 to 50 लाख करोड़ का होता है, उसमें से 1 लाख करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 2% मान के चलो, वो डिफेंस के पीछे वहां पे एटलीस्ट वहां पे जाता है। और उसी के रिगार्डिंग वहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्लियर किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। द डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2025 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर प्रोक्यूरमेंट बाय आर्म्ड फोर्सेस एंड अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स, रिप्लेसिंग द अर्लियर DPM ऑफ 2009। 2009 का जो DPM था, दैट इज डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल, उसको रिप्लेस किया है 2025 वाले ने। उसने प्रोसीजर्स को वहां पे स्टैंडर्डाइज करने के लिए वहां पे कोशिश की है फॉर अक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एसेंशियल फॉर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। उसका मेन एम क्या है कि भैया प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेस है उसको वहां पे और सिंप्लीफाई किया जाए और उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। साथ साथ MSMEs को एनकरेज करने की बात है, स्टार्टअप्स को एनकरेज करने की बात है, मोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां पे लाने की बात है।
फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, स्पेसिफिकली इन प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस, तो इन सब की वहां पे बातें हुई है। पेनल्टीज को वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है, खास तौर पे जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, it is kept at 10% for major delays and only 0.1% per week for we can say indigenization projects। जो पहले 0.5 पे था उसको रिड्यूस करके 0.1 पे ला दिया गया है। साथ में देयर आर प्रोविजंस फॉर अश्योर्ड ऑर्डर्स अप टू 5 years एंड बियॉन्ड फॉर द आइटम्स डेवलप्ड इंडिजिनियसली। जितने भी आइटम्स जो है वो स्वदेशी तरीके से डेवलप हुए हैं, तो उसके लिए वहां पे और भी कुछ प्रोविजंस कि वहां पे आपको 5 साल तक के वहां पे ऑर्डर्स पहले से दिए जाएंगे। नो एनओसी रिक्वायर्ड फ्रॉम दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, पहले उसकी जो एनओसी की रिक्वायरमेंट थी उसको वहां पे हटा दी है, जिससे वेंडर पार्टिसिपेशन वहां पे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी अलाउड अप टू ₹50 lakhs। Beyond that, it is permissible in the exceptional cases. साथ में वहां पे कुछ ग्रोथ प्रोविजंस यहां पे प्रोवाइड किए गए हैं। 15% ग्रोथ अलाउड फॉर शिप रिपेयर्स एंड एविएशन ओवरहॉल वर्क टू एंश्योर द प्लेटफॉर्म रेडीनेस। कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की वहां पे बात है कि भैया 2 वॉल्यूम में उसको वहां पे डिवाइड किया गया है। वॉल्यूम 1 जो है वो मेन प्रोविजन की बात करता है, जबकि वॉल्यूम 2 जो है इस मैन्युअल का, वहां पे फॉर्म्स, अपेंडाइसिस एंड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की कुछ बातें हैं। कुछ नए चैप्टर्स को यहाँ पे एड ऑन किए गए हैं, जहां पे सेल्फ रिलायंस को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोक्योरमेंट को वहां पे एड ऑन किया है। कंसल्टेंसी एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज को वहां पे एड ऑन किया हुआ है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यू मैन्युअल फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑफ 2025। 2009 वाले मैन्युअल को रिप्लेस करके एक नया मैन्युअल हम यहां पे लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट पायलट वेल। क्या है ये पायलट वेल और कंटेक्स्ट में क्यों है? तो देखिए अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि लगभग 24 से भी ज्यादा, ओवर 2 डजन पायलट वेल्स वर फाउंड स्ट्रैंडेड एंड डेड ऑन न्यूजीलैंड रिमोट ट्वाइलाइट बीच। न्यूजीलैंड के ट्वाइलाइट बीच के अंदर वहां पे लगभग 24 से भी ज्यादा पायलट वेल्स को डेड पाई गई है, prompting Maori led recovery and spiritual closure which is known as Rahui। अब पायलट वेल एग्जैक्टली होती क्या है? एक लार्ज ओशनिक डॉल्फिन्स है, जो कौन से जीनस को बिलोंग करती है? तो जीनस ग्लोबिसेफाला। जीनस ग्लोबिसेफाला को बिलोंग करने वाली एक लार्ज ओशनिक डॉल्फिन, जो उनके स्ट्रॉन्ग सोशल बाउंड एंड हर्डिंग बिहेवियर के लिए वहां पे फेमस है, एंड दैट ऑफन लेड टू द मास स्ट्रेंडिंग्स। उसका जो साइंटिफिक नेम है, तो वहां पे देखा जाए तो 2 अलग अलग स्पीसीज है। एक शॉर्ट फिन्ड पायलट वेल भी होती है और एक लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल भी होती है, जिसके नाम कुछ इस तरीके से वहां पे लिए जाते हैं, राइट। एंड दोनों के दोनों देखा जाए तो वो डॉल्फिनाइड फैमिली से ही वहां पे बिलोंग करती है। उनका हैबिटेट क्या है? देखिए जो शॉर्ट फिन्ड पायलट वेल्स जो है वो नॉर्मली आपको ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट वाटर्स में पाई जाती है, जबकि जो लॉन्ग फिन्ड वाली है वो नॉर्मली आपको कोल्ड टेम्परेट और सब पोलर ओशन के अंदर पाई जाती है। दे आर फाउंड ग्लोबली अक्रॉस अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन एज वेल एज कुछ छोटे छोटे सीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और इंडिया के आसपास के जो समुद्र है वहां पे आपको ये वाली चीज मिल जाती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर बल्बस राउंडेड हेड्स एंड कर्व डॉर्सल फिन्स। एडल्ट मेल्स जो होते हैं कैन रीच अप टू 7 meters इन लेंथ, और उनका जो वेट है वो 2 टन से भी ज्यादा हो सकता है, एंड फॉर्म मेट्रिलिनियल सोशल ग्रुप्स ऑफ 20 to 100 मेंबर्स। पूरा सोशल ग्रुप एक ग्रुप में वहां पे आगे बढ़ते हैं। नोन फॉर देयर डीप डाइविंग अप टू 1000 meters एंड फीडिंग मेनली ऑन स्क्विड एंड स्मॉल फिशेस। सोशल बिहेवियर उनका कैसा है? तो एग्जिबिट टाइट फैमिली कोहेजन, रेयरली सेपरेटिंग फ्रॉम द किंग। देखा जाए तो वो बहुत ही कम टाइम पे ऐसा मिलता है कि वो अपने फैमिली से वहां पे अलग होती है, मतलब वो लोग एक ग्रुप में ही वहां पे आगे बढ़ते हैं।
right? And males remain in their maternal pods for life, making them highly social mammals. कंजर्वेशन स्टेटस भी उसका एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. तो लिस्ट कंसर्न है IUCN के अंदर, एंड साइट्स की अपेंडिक्स 2 के अंदर उसको वहां पे प्रोटेक्ट किया गया है. साथ साथ CMS, दैट इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, वहां पे भी उसको वहां पे प्रोटेक्ट किया गया है. And now the last topic of today's current affair lecture, that is about Central Asian Mammal Initiative. देखिए एक नए इनिशिएटिव की यहां पे बात है. सेंट्रल एशियन नेशंस, जहां पे इंडिया भी इंक्लूड है, तो इन लोगों ने एक नए इनिशिएटिव की वहां पे कर दी है शुरुआत. So Central Asian Nations has endorsed a 6-year trans-boundary conservation plan अंडर CAMI, जो 17 के आसपास माइग्रेटरी मैमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है. ये इनिशिएटिव एग्जैक्टली है क्या? तो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसको अपने शॉर्ट में CMS बोलते हैं, उसके अंडर में एक कोलैबोरेटिव कंजर्वेशन फ्रेमवर्क है जो सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है. उसका मेन एम क्या है? जो माइग्रेटरी एंड नोमैडिक मैमल्स है अक्रॉस सेंट्रल एशियाज वास्ट स्टीपी डेजर्ट एंड माउंटेन इकोसिस्टम, उसको वहां पे प्रोटेक्ट करना. ये माउंटेनियस रीजन्स के मैमल्स की यहाँ पे बातें हैं. इसको लॉन्च किया था 2014 के अंदर CMS की 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में. कहां पे? तो बोले क्वीटो, इक्वाडोर के अंदर. और उसके बाद उसको रिवाइज किया गया गांधीनगर, इंडिया में 2020 के अंदर. मेन उसका एम क्या है? तो जितनी भी माइग्रेटरी कनेक्टिविटी है और उन सबको वहां पे प्रिजर्व करो. साथ साथ हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन हो गया, पोचिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इन सारे के सारे थ्रेट्स को वहां पे दूर करना, दैट इज टू कॉम्बैट दिस ऑल दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स, और क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन को और वहां पे एनहांस करना. कितने फ्लैगशिप स्पीसीज को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है? तो इट कवर्स 17 फ्लैगशिप स्पीसीज इंक्लूडिंग एंटेलोप हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, वाइल्ड कैमल हो गया, यूरियल हो गया, बुखारा डियर वहां पे हो गया, पर्शियन लेपर्ड है, अर्गाली शीप वहां पे है. तो इन सारी की सारी अलग अलग स्पीसीज को कवर करने वाला एक ऐसा इनिशिएटिव. एंड इट एनकरेजेस रीजनल कोऑर्डिनेशन, जहां पे नेशनल प्लान्स बनाए जाएंगे, डेटा शेयरिंग वहां पे की जाएगी, और फिजिकल माइग्रेशन के जो बैरियर्स है उसको वहां पे हटाए जाएंगे. इट प्रोटेक्ट्स द इकोसिस्टम लेवल मैनेजमेंट रेदर देन आइसोलेटेड स्पीसीज प्रोटेक्शन. यहाँ पे गवर्नमेंट्स भी है, NGOs भी है, IUCN भी है, लोकल कम्युनिटीज भी है. तो बोल सकते हैं कि भैया हमारे जो वहां पे जो वर्ड यूज होता है दैट इज सेरेंगेटी ऑफ द नॉर्थ, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया से इनिशिएटिव. It also enhances transboundary ecological connectivity, vital for species adapting to climate change. And that is all about it is all about this initiative, and it is all about today's current affair. So इसी के साथ आज का हमारा ये जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं, और ऐसे ही कुछ बढ़िया से टॉपिक्स के साथ कल वापस एक बार मिलेंगे. लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं. कुछ नए टॉपिक्स के साथ कल वापस एक बार मिलेंगे. चलिए, थैंक यू सो मच.